everyone, this is Shanti Serufina Tudu. Today's lecture is on the topic Art and Architecture of the Regional States during Delhi Sultanate. इस लेक्चर का उद्देश्य क्षेत्रीय राज्यों में निर्मित भवनों की वास्तुकला, इसके विकास एवं चरित्र पर प्रकाश डालना है. The purpose of this lecture is to emphasize the character and development of architectural styles in the building in the regional states. क्षेत्रीय राज्यों में कला एवं वास्तुकला के विकास के विभिन्न आयाम हैं. जहां वास्तुकला का विकास मुख्यतः भारतीय एवं इस्लामिक शैली के तकनीकी विकास के कारण हुआ, वहीं चित्रकला, विशेषकर पांडुलिपियों पर चित्रकला का विकास वृक्ष के पत्तों की जगह कागज के प्रयोग के कारण हुआ. वहीं संगीत समन्वयात्मक उपागम को अपनाता है. It must be understood that this multiplicity of form does not conform to any set geographical pattern, but sometimes, as in the case of painting, takes a cross-regional course. The regional style of architecture came into vogue usually after these states had thrown off the allegiance to Delhi and proceeded to develop a form suiting their individual requirements. यह शैली दिल्ली की हिंद इस्लामिक शैली से न केवल भिन्न थी, बल्कि इसकी अपनी मौलिक विशेषताएं थी. वे क्षेत्र जहां शिल्पकला की शक्तिशाली परंपरा प्रचलित थी, वहां इस्लामी वास्तुकला की क्षेत्रीय शैलियों में अत्यधिक आकर्षक भवनों का निर्माण हुआ. दूसरी ओर जहां इतनी शक्तिशाली परंपरा विकसित नहीं थी, वहां क्षेत्रीय भवन निर्माण कला अपेक्षाकृत निम्न कोटि की थी. कई जगहों पर नए प्रकार की वास्तुकला का विकास हुआ, जो स्थानीय तथा साम्राज्यवादी परंपराओं से भिन्न था. It is interesting that the development of the earliest regional style in architecture should have taken place at the other ends of the subcontinent in eastern India. In fact, there did emerge two major strands of architectural style in this region, that are in Bengal and in Jaunpur, both of which witnessed the rise of regional states. हम लोग शुरू करते हैं बंगाल से. तुर्कों द्वारा दिल्ली पर कब्जा किए जाने के बाद 5 वर्षों में ही बंगाल पर भी तुर्की शासन स्थापित हो गया, परंतु वास्तुकला के क्षेत्र में 14वीं शताब्दी के केवल शुरू में ही भवन निर्माण की एक स्वतंत्र एवं विशिष्ट शैली का विकास हुआ, जो लगभग अगले 250 वर्षों तक प्रचलित रही. वैसे तो बंगाल शैली का विकास इस क्षेत्र के सभी भागों में हुआ, किंतु अधिकांश महत्वपूर्ण भवन मालदा जिले के इर्द गिर्द तक ही सीमित रहे. यह क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की 2 प्रमुख नदियों गंगा और महानंदा के संगम पर स्थित है. यहाँ 2 प्रमुख शहरों के अवशेष भी मिलते हैं. ये शहर गौड़ एवं पांडुआ हैं, जो क्षेत्रीय शक्ति की राजनैतिक सत्ता का केंद्र भी बने. इस क्षेत्र की वास्तुकला संबंधी विशिष्टताओं को समझने के लिए हम प्रमुखतः गौड़ एवं पांडुआ भवनों का अध्ययन करेंगे. साथ ही कुछ अन्य क्षेत्रीय भवनों के उदाहरण भी देखेंगे. The building art of Bengal is generally divided into the following 3 phases, of which the first 2 are considered preliminary stages and the third its ultimate development into a specific style. प्रथम चरण 1200 से 1340 ईस्वी तक है. इस दौरान गौड़ इसकी राजधानी थी. बाद के वर्षों में इसे पांडुआ स्थानांतरित कर दिया गया. द्वितीय चरण 1340 से 1430 ईस्वी तक माना जाता है.
तीसरे चरण का काल 1442 से 1576 ईस्वी तक माना जा सकता है, जबकि मुगलों ने इस पर अधिकार कर लिया। इस काल में राजधानी पुनः गौड़ वापस ले जाई गई। प्रथम चरण की भवन निर्माण संबंधी कला के उदाहरण बहुत ही सीमित है, जहाँ कहीं भी 2 या 3 संरचनाएं बची हुई हैं। उनके भवनावशेष भी बुरी अवस्था में हैं, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इस अवधि में बनाए गए भवन प्रमुखतः प्रचलित हिंदू शैली का परिवर्तित रूप है। दूसरे चरण का केवल एक उदाहरण मिलता है, जो कि पांडुआ स्थित अदीना मस्जिद है, लेकिन आकार में पांडुआ की अदीना मस्जिद 1364 ईस्वी में बंगाल में बनाई गई सभी इस्लामी संरचनाओं से भिन्न है। ये वास्तुकला की शैली में 2 नई विशेषताओं को शामिल करती है। इसकी पहली विशेषता इसकी झुकी हुई मेहराब या ड्रॉप आर्क, जिसकी चौड़ाई इसके मूल से अधिक है। ये केंद्रस्थ धुरी पर अवलंबित है और इसकी दूसरी विशेषता इसकी मेहराबों की सहायता से छत को बनाने के तरीके, जहाँ छोटे छोटे गुंबद ईंटों के सहारे एक के ऊपर एक बाहर निकालते हुए रखकर बनाए गए। इसमें ईंट को तिरछा कर सजाया गया ताकि चौकोर की जगह वृत्ताकार का आधार तैयार हो सके। The 2 features are: number 1, the drop arc having a span greater than its radii and centers at the import level, and the second one is the method of raising the roof in a system of arched bays where small domes supported by brick pendatives in oversaling courses were raised over each bay. The bricks in this pendatives were set diagonally in each alternate course in such a manner that their corners project and help in the transition from a square to a circular base. तृतीय चरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें अर्ध स्वदेशी शैली का उदय हुआ। इसमें बंगाल के स्थानीय वातावरण एवं परिस्थितियों की विशेषताओं का भी सामंजस्य किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप बांस की संरचना का स्थान ईंट की संरचना में बदला गया। समय के अंतराल के साथ घुमावदार छत की परंपरा ने स्थायी रूप धारण कर लिया। ज़्यादातर इन भवनों में सज्जा की एक स्वदेशी शैली मिट्टी के खपड़ेलों का प्रयोग किया गया है। The third phase is the most remarkable as it depicts the emergence of a semi-indigenous style in tune with the peculiar environment and local condition in Bengal. The result was to translate the native bamboo structure into brick. In the course of time, the special form of curved roof became a fixed convention. In most of these buildings, moreover, an indigenous form of decoration, that are the terracotta tiles, were adopted. The Sarki kingdom of Jaunpur was founded by Malik Sarwar, a noble of Firoz Shah Tughlaq, in 1394. In the wake of Timur's invasion and sack of Delhi, Jaunpur took over from the capital as a center for scholars and writers. The surviving architecture of Jaunpur consists exclusively of mosques. Moreover, all the surviving buildings produced under the Sarkis are located in the capital city of Jaunpur. जौनपुर की सरकी वास्तुकला पर तुगलक शैली का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। गुंबदाकार संरचना एवं मीनारे तथा मेहराब एवं स्तंभ उसकी 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता मस्जिद के अग्रभाग की रूपरेखा है। प्रमुख द्वार अत्यंत विशाल है, जिसके दोनों ओर दीवारें हैं। उसमें प्रमुख द्वार के केंद्र में विशाल चौड़ी मेहराब है, जिसके दोनों ओर अत्यधिक मोटी और मजबूत वर्गाकार
शुंडाकार, जिसे इंग्लिश में टैपरिंग मीनार है, जो सरकन इंग्लिश में जिसे रजिस्टर्स कहा जाता है में विभाजित है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अटाला मस्जिद और जामा मस्जिद है। द्वार की सजावट जौनपुर की शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो किसी भी अन्य इस्लामी हिंदू वास्तुकला में देखने को नहीं मिलती। The regional style of architecture that came into being in Western India towards the beginning of the 14th century is almost exclusively confined to Gujarat. ये क्षेत्रीय शैली लगभग 250 वर्षों तक पुष्पित एवं पल्लवित होती रही। दिल्ली की खलजी सल्तनत के सूबेदारों ने गुजरात में हिंद इस्लामी वास्तुकला की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात शैली के 3 चरण थे। पहले चरण में, जो 14वीं शती के पूर्वार्ध तक रहा, हिंदू मंदिरों को तोड़कर मुस्लिम भवनों में परिवर्तित किया गया। द्वितीय चरण 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक माना जाता है, जिसमें वास्तुकला में कुछ परिपक्वता एवं विशिष्ट शैली देखने को मिलती है। अंततः 15वीं सदी के उत्तरार्ध में गुजरात की विशिष्ट शैली का उदय हुआ। अपने भव्य रूप में अधिकांश विशिष्ट उदाहरण गुजरात की इसी शैली से संबंधित है। स्थानीय विशेषताओं की दृष्टि से गुजरात शैली की वास्तुकला में सबसे अधिक स्थानीय परिवेश का प्रभाव है। कुछ महत्वपूर्ण नमूनों में इमारतों के बड़े भाग हिंदू अथवा जैन मंदिरों से लिए गए हैं। गुजरात शैली का सार इस तरह समझा जा सकता है कि अगर आप एक ऐसी भवन निर्माण कला के विषय में सोचें जिसमें एक मस्जिद के बीच में एक मंदिर को मध्य के प्रमुख कक्ष के रूप में स्थापित किया जाए। द्वितीय और तृतीय चरण की लगभग सभी मस्जिदों का निर्माण उपयुक्त तरीकों से हुआ है। Regional manifestation of Indo-Islamic architecture in Malwa are located essentially within the confines of 2 cities, Dhar and Mandu, though some public buildings may also be seen at Chanderi. The sultans of Dhar and Mandu have left a rich architectural legacy, the main buildings being mosques, tombs and palaces. धार और मांडू के भवनों में तुगलक वास्तुकला की विशेषता देखी जा सकती है, जिसे सुंडाकार दीवारों, कांटेदार मेहराब तथा मेहराब और धरनी व स्तंभों के सम्मिश्रण में देखा जा सकता है। लेकिन मालवा की वास्तुकला की अपनी खासियत थी। मालवा वास्तुकला की सबसे नवीन तकनीक मेहराब की संरचना का सरदल या धरनी व स्तंभ शैली का सम्मिश्रण है। किसी दूसरी वास्तुकला में मेहराब एवं स्तंभ को इतने कलात्मक ढंग से नहीं प्रयुक्त किया गया है। मालवा की इमारतों की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता धरातल से इमारत के प्रवेश द्वार तक बनी भव्य चौड़ी सीढ़ियां हैं। अधिकांश इमारतों के एक ऊंचे चबूतरे पर बने होने के कारण इस प्रकार की सीढ़ियां इन इमारतों का एक आवश्यक अंग बन गई थी। मालवा की वास्तुकला की प्रमुख विशेषता संरचनात्मक नहीं बल्कि सजावट की कलात्मकता है। इन भवनों में रंगों की भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रंगों के प्रयोग 2 तरीकों से किए गए, रंगीन पत्थरों और संगमरमर का प्रयोग और दूधिया टाइल्स का प्रयोग। This architectural impulse died in 1531 with the defeat of the last Malwa ruler Mahmud II at the hands of Bahadur Shah of Gujarat. Malwa was temporarily brought under the Mughals by Humayun in 1535 and was finally conquered by Akbar in 1564. The Indo-Islamic architecture that developed in Deccan from 14th century onwards under the Bahmanis acquired a definitely regional character quite early in its growth. But this architecture followed a different pattern in evolution
than other regional styles. उत्तर भारत के विपरीत दक्कन की वास्तुकला में मुस्लिम काल से पहले की क्षेत्रीय कला एवं परंपराओं को नहीं अपनाया है। व्यवहारिक आधार पर दक्कन की वास्तुकला निम्नलिखित का एक सम्मिश्रण है। दिल्ली की और विशेषकर तुगलक शैली की वास्तुकला जो दिल्ली में प्रचलित थी, और एक बिल्कुल बाहरी स्रोत से आयोजित शैली जो ईरान से लाए गए थे। दक्कन की वास्तुकला का विकास जो सरकार व शासन के केंद्र में बदलने के साथ साथ बदलता रहा है को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण की शुरुआत 1347 में राजधानी गुलबर्गा में हुई। द्वितीय चरण 1425 में शुरू हुआ, जबकि सत्ता का स्थानांतरण बिदर शहर में हो चुका था। अंत में 1512 ईस्वी में राजधानी गोलकुंडा में पहुंचने के साथ तीसरा चरण प्रारंभ होता है, जो 1687 मुगल शासन की विजय के वर्ष तक चलता है। 16वीं सदी के शुरू में बहमनी सल्तनत का पतन हुआ, जिसके साथ साथ दक्कन शैली के प्रथम चरण का भी अंत हो गया। लेकिन आदिल शाह के नेतृत्व में बीजापुर ने इस परंपरा के क्रम को जारी रखा। लेकिन इस शैली का विकास मुगल काल की वास्तुकला के साथ हुआ। Vijayanagar has an extraordinary history. It was born out of the incursions into the Deccan and even further south of the Delhi Sultanate. The capital, the famous Vijayanagar, was founded in about 1336 on the banks of the river Tungabhadra. Vijayanagar, now deserted, is one of the most important historical and architectural sites, as it is the only Hindu city from the pre-modern period of which extensive remains still exist above ground. The Vijayanagar style of architecture was distributed throughout South India, but the finest and most characteristic group of building is to be seen in the city of Vijayanagar itself. विजयनगर शैली के कुछ मौलिक तत्व इस प्रकार है। पहला, भवन निर्माण तथा सजावट दोनों में स्तंभों का प्रयोग बहुत अधिक देखने को मिलता है। दूसरा, स्तंभों की रचना के लिए विभिन्न तरीके प्रयोग किए गए हैं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण और आम पद्धति में स्तंभ के दंड महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस दंड के शीर्ष पर एक प्रकार के अलौकिक पशु की मूर्ति बनी है जो घोड़े या हिपोग्रिफ से मिलता जुलता है। तीसरा, छजली पर विशाल उल्टी घुमावर ओरी, इंग्लिश में जिसे ईव्स कहा जाता है, इसकी एक अन्य प्रमुख विशेषता है। ये विशेषता दक्कन से ली गई है तथा इसमें मंडप भव्य रूप में दिखता है। चौथा, विजयनगर वास्तुकला में स्तंभों का विशिष्ट स्थान है। लगभग इन सभी के शीर्षों पर सजावटी कोष्ठक है। सामान्यतः ये कोष्ठक लंबमान है, जिसे स्थानीय भाषा में बोदिगई कहते हैं। विजयनगर शैली में यह लंबमान घूमे हुए है, जिसका अंत उल्टे कमल में होता है। इस लंबमान की उपस्थिति के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विजयनगर शैली की है। Thus, the glory of the Vijayanagar Empire ended in 1565 AD at the Battle of Talikota, when the combined army of the Sultans of the Deccan inflicted a crushing defeat on the Vijayanagar ruler Ramaraya. This is the end of the lecture. Thank you.